कैसे जी, आप सब खैरियत से? फर्स्ट क्लास ऑफ दिस बैच 102। अच्छा, लास्ट ओरिएंटेशन के अंदर भी ये डिस्कशन हो रही थी कि सर सबसे पहले जो है ना आप इनकम टैक्स करवा दो, ऐसे ही है। तो फाइलिंग में भी मेरे ख्याल में ऑलमोस्ट हमारे पास समझ लें 2-2.5 महीने हैं। तो आई वुड सजेस्ट कि हम सबसे पहले इनकम टैक्स को टच कर लेते हैं जी। और जब हम इनकम फ्रॉम बिजनेस पे जाएंगे तो इनकम फ्रॉम बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले हम बिजनेस रजिस्ट्रेशन पूरा देख लेंगे, ठीक है। जब बिजनेस रजिस्ट्रेशन पूरी हो जाएगी फिर हम इनकम फ्रॉम बिजनेस, इनकम टैक्स का जो पार्ट है फिर उसको कवर कर लेंगे। ये मैं कमिट नहीं कर रहा कि मैं कंप्लीट रिटर्न फाइलिंग आपको 30 सितंबर से पहले सिखा दूंगा। हाँ, सैलरीड पर्सन की रिटर्न फाइलिंग में कंप्लीट आपको सिखा दूंगा। सैलरीड की, सैलरीड इंडिविजुअल की बात कर रहा हूँ, नॉट बिजनेस इंडिविजुअल। सैलरीड इंडिविजुअल की बात कर रहा हूँ, उसकी मैं आपको कंप्लीट रिटर्न फाइलिंग बता दूंगा कि आपने कैसे करनी है, क्या करना है, वो सारी चीज़ आप उसमें देख सकते हैं। क्लियर जी बात? अच्छा जी, अब मुझे बताएं कितने लोग यहाँ से लॉ बैकग्राउंड से बैठे हुए हैं? कितने लोग अकाउंटिंग या फाइनेंस बैकग्राउंड से बैठे हैं? सही है जी, ओके। अच्छा जी, फर्स्ट क्लास, और इसमें हमने देखना है जी व्हाट इज टैक्स, किसी भी मुल्क का सोर्स ऑफ इनकम। जी सर, टैक्स बेसिकली क्या है? सोर्स ऑफ रेवेन्यू है, किसके लिए जी? गवर्नमेंट के लिए। अब चाहे वो इनकम टैक्स हो, चाहे वो सेल्स टैक्स हो, मुझे जरूरत नहीं है, मुझे जरूरत नहीं, आपको चाहिए। सो टैक्स बेसिकली क्या है जी? सोर्स ऑफ रेवेन्यू है, किसके लिए? गवर्नमेंट के लिए। गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट करेगी तो गवर्नमेंट मुल्क के मामला चलाएगी ना, लोगों के वेलफेयर के काम करेगी, रोड्स बनाएगी, इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, एजुकेशन होगा, हेल्थ होगी, राइट। वो सारी की सारी चीजें कहां से पूरी होंगी? बेसिकली टैक्स के पर्पस यही है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में टैक्स कहाँ चला जाता है जी? पूरा का पूरा इंटरेस्ट में चला जाता है, जो लोन्स इसने पाकिस्तान ने लिए हुए हैं। और पाकिस्तान के मामला कैसे चलते हैं सर? लोन के ऊपर। लोन लेते रहते हैं और मामला चलाते रहते हैं, यहाँ से टैक्स जमा करते हैं और इंटरेस्ट पे ऑफ कर देते हैं वर्ल्ड बैंक को, आईएमएफ को। उनको लोन जो है वो चला जाता है। नंबर वन। नंबर टू, टैक्स बेसिकली प्राइमरीली दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड है। कितनी? या टाइप्स कह लें, काइंड्स कह लें, कितने तरीके की? दो तरीके की। एक है जी डायरेक्ट, और दूसरा है जी, किस किसने ये सुना है? डायरेक्ट इनकम टैक्स, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। क्या होता है जी डायरेक्ट टैक्स? सर क्या होता है? डायरेक्ट टैक्स जो कि सैलरी जो इनकम ठीक है जी। आपकी सैलरी से डिटेक्ट नहीं हो रहा, बल्कि अदर सोर्सेज से वो आपको पे करना पड़ेगा। ठीक है जी। जी, और कोई? सर जो हम खुद जमा कर पा रहे हैं और इनडायरेक्ट टैक्स वो करके जो थ्रू एजेंट्स गवर्नमेंट वाले करते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स ये कहेंगे कि परचेस के ऊपर जो हम टैक्स पे कर रहे हैं वो करें। ओके जी। सर डायरेक्ट टैक्स बेसिकली, इसे डायरेक्ट टैक्स इसलिए कहते हैं कि डायरेक्टली आपकी इनकम के ऊपर कुछ परसेंटेज, कुछ थ्रेशोल्ड अप्लाई करके वो पैसा आपसे ले लेते हैं टैक्स क्रेडिट में। फॉर एग्जाम्पल सैलरी, फॉर एग्जाम्पल बिजनेस, फॉर एग्जाम्पल कैपिटल गेन्स, फॉर एग्जाम्पल रेंटल इनकम। वो डायरेक्टली आपकी इनकम के ऊपर कुछ परसेंटेज हिट कर रहे हैं टैक्स के एड में, वो क्या है जी? डायरेक्ट टैक्स। इसकी एग्जाम्पल सबसे बड़ी क्या है जी? इनकम टैक्स। इनकम के ऊपर हम जो टैक्स पे कर रहे होते हैं सर, वो डायरेक्ट नेचर का होता है।
कमाया, उस जितने भी पैसे कमाए उसमें से कुछ पोर्शन टैक्स में चला गया, ऐसे ही है। क्लियर हो रही है बात यहां तक या नहीं? ऑनलाइन पार्टिसिपेंट्स बात क्लियर है यहां तक या नहीं? अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज हैंड रेज कर दीजिएगा, आई विल आंसर। अच्छा जी, अब दूसरी बात, इनडायरेक्ट टैक्स। ये क्या होता है भाई? इनडायरेक्ट टैक्स कंज्यूमेबल आइटम्स के ऊपर जी। तो सर मैं इसे कह सकता हूं कंजम्पशन बेस्ड टैक्स। खाना खाने के लिए जाते हैं भाई, 8% 15% सेल्स टैक्स पे कर देते हैं, क्या है जी? इनडायरेक्ट टैक्स। मार्ट जाते हैं, सामान खरीदा जी कोई, उसके पीछे बैक साइड पे देखेंगे लिखा लिखा होता है जी एमआरपी प्लस जीएसटी। जीएसटी क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स। इंपोर्ट करते हैं जी कोई चीज, उसके पे ड्यूटी पे करते हैं, वो क्या है जी? इनडायरेक्ट टैक्सेशन के अंदर वो चीज जाती है, या उसके ऊपर जो टैक्स लग रहा होता है इंपोर्ट पे, वो क्या है जी? इनडायरेक्ट टैक्स का पार्ट होता है। तो अगर सिंप्लीफाई करके मैं अगर यहां पर लिखूं तो हमारे पास इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर क्या होगा जी? सेल्स टैक्स। समझ आ गई जी बात? कोई प्रॉब्लम आता किसी को? अच्छा, अब इनकम टैक्स को डील करने के लिए हमारे पास क्या है जी? कौन सा कानून है? इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। ऐसे ही। और सेल्स टैक्स को डील करने के लिए हमारे पास क्या है जी? सेल्स टैक्स एक्ट 1990। क्या है जी ये? सेल्स टैक्स एक्ट 1990। तो जो हमने इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स पढ़ना है ना सर, वो यही कवानीन है जो हमने पढ़ना है, यही लॉज है जो हमने पढ़ने हैं। कुछ बात समझ में आई? टैक्स को आपके सामने मैंने दो चीजों में डिवाइड किया है, और फर्दर उनसे रिलेटेड मैंने लेजिस्लेशन आपके सामने कानून लिख दिए। यही पढ़ने हैं हमने कि इसमें क्या लिखा है और क्या करना है। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के साथ साथ हमारे पास क्या है जी? इनकम टैक्स रूल्स 2002। और सेल्स टैक्स के हमारे पास है जी ये वाले सर 2006। मुझे बताएं सबसे पहली बात, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑर्डिनेंस एंड एक्ट? जी मैडम। ऑर्डिनेंस नहीं होता? एक्ट जो है कानून होता है और सर हैंड ऑर्डिनेंस। रेस कीजिए प्लीज, हैंड रेस कीजिए ऑनलाइन पार्टिसिपेंट्स। मैडम आप कह रही हैं एक्ट पार्लियामेंट से पास होते, तो ऑर्डिनेंस कहाँ से पास होते? बाद में जाके एक्ट बन सकते हैं जी। हम्म हम्म। सिर्फ मार्शल लॉ की सूरत में होगा ये काम? प्रैक्टिस जो आपने देखी है वो पाकिस्तान में ही, लेकिन कानून क्या कहता है कि सिर्फ मार्शल लॉ की पीरियड में काम हो सकता है? करेगा तो वही। चलिए जी, एक दो आंसर्स ऑर्डिनेंस से वो ऑनलाइन पार्टिसिपेंट से ले लेते हैं जी। ऑनलाइन पार्टिसिपेंट्स में से कोई अगर एडिशन करना चाहे जी, मिस सारा। Yes, sir. Ordinance passed by the president and act is passed by the parliament. अच्छा जी, ऑर्डिनेंस पास होता है जी प्रेसिडेंट साहब से, और एक्ट जाता है जी पार्लियामेंट से। जी सर। इसी तरीके से सेल टैक्स एक्ट में है तो स्पेशल प्रोसीजर बताया जाता है कि रूल्स को आपने इम्प्लीमेंट कैसे करना है। ऑर्डिनेंस तो एक हो गया जी।
उसके बाद उसको इम्प्लीमेंटेशन किस तरह करेंगे वो शायद। अच्छा, मैं बेसिकली पूछ रहा था डिफरेंस बिटवीन ऑर्डिनेंस एंड एक्ट, अभी रूल्स पे मैं नहीं आया। तो बेसिकली पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेसिडेंट को ऑन फेडरल लेवल और गवर्नर को ऑन प्रोविंशियल लेवल ये पावर्स हैं कि अगर मुल्क में असेंबलीज डिसॉल्व हैं, ये असेंबली में कोरम पूरा नहीं है और कोई इमरजेंसी सिचुएशन और उसमें कोई लॉ पास करना है, तो दोनों के पास पावर्स हैं कि वो कोई नया कानून भी पास कर सकते हैं, बना सकते हैं, या अगर किसी एग्जिस्टिंग कानून के अंदर कोई अमेंडमेंट करनी है तो वो भी कर सकते हैं। लेकिन इस ऑर्डिनेंस की जो लाइफ होती है दैट इज मैक्सिमम 120 डेज, जो कि इस ऑर्डिनेंस को जब प्रेसिडेंट साहब या गवर्नर साहब ये काम कर लेते हैं जी, ये कानून अब बनेगा, तो 120 दिन के अंदर उसको हमने असेंबली से पास जरूर करवाना होता है। तो दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ऑर्डिनेंस एंड एक्ट। अब ऑर्डिनेंस की अगर मैं एग्जांपल दूं तो एक आपके सामने इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस लिखा हुआ है, इसी तरीके से हमारे पास बैंकिंग ऑर्डिनेंस है, इसी तरीके से हमारे पास इंश्योरेंस ऑर्डिनेंस है, ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस है। ये सब जो मैं आपको बता रहा हूं इसमें से 1 2 3 ये तो मुशर्रफ साहब के दौर के, ये जी जियाउल हक साहब के दौर का ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस। तो पाकिस्तान में जितने भी कानून बने हैं, ऑर्डिनेंस की बात कर रहा हूं, जो बड़े कवानीन है बेसिकली, जो मेजर हमारे लॉज हैं, सर वो सब के सब आपको मेजोरिटी आपको 90% से ज्यादा ऑर्डिनेंस ही मिलेंगे। ठीक है जी। बाकी जो कवानीन है जैसे हमारा कंपनीज एक्ट 2017 है जी, वो असेंबली से पास हुआ है, ऐसा ही है। कोई और एक्ट हमारे पास अगर है तो वो भी असेंबली से पास हुआ जी, सेल्स टैक्स एक्ट आपके पास आपके सामने आपको नजर आया। तो ये इसका बेसिक डिफरेंस है। इसी तरीके से रूल्स क्या है जी, इसकी एग्जांपल मैं आपको देता हूं जी। फॉर एग्जांपल जैसे कि कुरान में लिखा हुआ है कि जी नमाज फर्ज है, अपने अपने वक्त पर आपने नमाज को अदा करने। कैसे करने, कहाँ लिखा होगा? सुन्नत में, हदीस से पता लगेगा आपको। इसी तरीके से ऑर्डिनेंस में लिखा हुआ भाई कि आपने ये काम करना है फला फला, उसकी प्रोसीजरल इंटरप्रिटेशन कहाँ होगी? रूल्स में होगी। एग्जाम्पल दे देता हूं आपको। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में सैलरी के चैप्टर में सिनेरियो ये है कि अगर आपको कोई बेनिफिट इन काइंड मिलता है, जैसे कोई गाड़ी दे दी कंपनी ने, आपको घर दे दिया, तो उसका टैक्स आपने जमा कराना है। उसका टैक्स जमा कराने के लिए सबसे पहले उस बेनिफिट इन काइंड को कैश में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? रूल्स में लिखा हुआ है। मैं अगर बिजनेस की बात करूं तो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस कहता है कि अगर कोई कंपनी एंटरटेनमेंट एक्सपेंडिचर कर रही है तो उसके लिए 4 शर्तें होना जरूरी है। वो शर्तें कहाँ लिखी हैं? रूल्स में लिखी है। वो बाउंड्रीज रूल्स में बता दी गई है। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस कहता है जी पीएफ टैक्सेबल है, प्रोविडेंट फंड कितना % टैक्सेबल है, कैसे उसकी कैलकुलेशन करनी है, कहाँ लिखा है? रूल्स में। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस कह रहे हैं जी कोई भी बंदा जब विदहोल्डिंग करेगा तो रूल 42 के तहत क्या करेगा जी? डिडक्शन सर्टिफिकेट देगा। कैसे बनेगा डिडक्शन सर्टिफिकेट भाई? उसके लिए रूल 42 देखना पड़ेगा। जो लोग टैक्स प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हर साल की एक प्रैक्टिस है जी एफबीआर ऑफिस की, रिकंसिलिएशन का नोटिस भेजना विदहोल्डिंग की। वो रिकंसिलिएशन का फॉर्मेट क्या होगा सर? रूल 44 में लिखा हुआ है। कोई बंदा कहता है सर मुझे आप, मैं पाकिस्तान टैक्स पर्पस के लिए क्या हूं, नॉन रेजिडेंट हूं, तो मुझे नॉन रेजिडेंसी का सर्टिफिकेट दिलवा दें। कहाँ लिखा है भाई इसका प्रोसीजर? रूल 19A के अंदर लिखा है। तो रूल्स आपको उसके प्रोसीजर के बारे में आपको क्या करेंगे? आगाह करेंगे कि जी ये काम किस तरीके से होना है और कैसे करना है। अब चाहे वो इनकम टैक्स के रूल्स हो, चाहे वो सेल्स टैक्स के रूल्स हो। अब इसी तरीके से जो सेल्स टैक्स आपके सामने लिखा हुआ है, ये बेसिकली जो सेल्स टैक्स एक्ट है ना 1990 का, ये डील करता है सर गुड्स को। किसको? गुड्स। कुछ सामान खरीदूंगा, अगर वो टैक्सेबल आइटम होगा तो सेल्स टैक्स पे करना पड़ेगा 18%।
आप चले जाए किसी भी मार्ट में, कोई भी सामान उठा ले, मेजोरिटी उस पर जीएसटी है। वो क्या है सर? वो इस कानून के तहत है। लेकिन जो मैं खाना खाने के लिए जा रहा हूं और जो मैं उस पर सेल्स टैक्स पे कर रहा हूं, वो इस कानून के तहत नहीं है। अब हुआ क्या कि 2010 में जो हमारी 18th अमेंडमेंट हुई कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, 18वीं तरमीम, तो सर्विस टैक्स कलेक्ट करने की जो पावर्स है वो सूबों के पास आ गई, सिंध के। तो वो जो सर्विस का टैक्स कलेक्ट करने की जो पावर्स है वो जो सूबे के पास आ गई, तो फिर हर सूबे ने सर्विस टैक्स एक अपना कानून, एक अपना इदारा बना लिया। सही जी। अब इनकम टैक्स कौन कलेक्ट करता है जी? एफबीआर कलेक्ट करता है, जो कि एक फेडरल इदारा है। इसका मतलब इसका जो रेवेन्यू जाएगा इनकम टैक्स का, वो किसके पास जाएगा? फेडरल गवर्नमेंट के पास जाएगा। इसी तरीके से जो सेल्स टैक्स कलेक्ट कर रहा है ऑन गुड्स, कौन कर रहा है? एफबीआर, अगेन फेडरल इदारा है, किसके पास जाएगा? फेडरल गवर्नमेंट के पास। इसी तरीके से जो हमारे प्रोविंशियल सेल्स टैक्स हैं, वो चार डिफरेंट है जी। एक हमारे पास सिंध का है जी, वो मैं आगे लिख दूंगा। पंजाब का है, केपीके का है, और बलूचिस्तान। सिंध का टैक्स जाता है जी एसआरबी, सिंध रेवेन्यू बोर्ड। पंजाब का जाता है जी पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी, पीआरए। केपीके के जाता है जी केपीआरए, खैबर पख्तूनख्वा रेवेन्यू अथॉरिटी। और बलूचिस्तान का बलूचिस्तान रेवेन्यू अथॉरिटी। सिंपल एंड क्लियर। तो टैक्स कलेक्शन के एतबार से भी आपको पता होना चाहिए कि भाई ये टैक्स जा किसके पास रहे। तो सर्विस का जो टैक्स है, मैंने तो सिर्फ एक आपको खाने की, रेस्टोरेंट की एग्जांपल दी है। अब सर्विस के अंदर बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं भाई। उसमें आपके टेली कम्युनिकेशन है, कंसल्टेंसी है, आपका मेडिकल है, स्कूल्स हैं, डिफरेंट एजुकेशनल इदारे हैं, ट्रैवल एजेंसीज हैं, कार्गो एजेंसीज हैं। ये सब कहाँ हैं? ये सब सर्विस सेक्टर के अंदर आ रहे हैं। तो ये जितने भी सर्विस सेक्टर के ऊपर जो ये टैक्स पे कर रहे होते हैं, कलेक्ट कर रहे होते हैं लोग, ये कहाँ जा रहा होता है? सर्विस, सिंध रेवेन्यू। सिंपल। जीएसटी होता है वो किसके पास जाता है? ये ना सर, दैट इज कॉल्ड जीएसटी। इसको हम जीएसटी भी कहते हैं, जनरल सेल्स टैक्स। एफबीआर, सेल्स टैक्स ऑन गुड्स को हम जीएसटी भी कहते हैं सर, जीएसटी। एफबीआर के पास जाएगा ये। जैसे कभी सर ये रहा, एफबीआर के पास जाता है। वो जो जीडी आपके पास आती है ना, अगर हम इंपोर्ट करते हैं तो इंपोर्ट स्टेज के ऊपर वो जो सेल्स टैक्स कलेक्शन होती है सर, वो एफबीआर करता है। ये वाला टैक्स है, सेल्स टैक्स एक्ट 1990 वाला। वो डिफरेंट चीजें होती हैं, जीडी आप दिखाएंगे तो फिर मैं आपको इंशाल्लाह उसको बता दूंगा। 18% होता है, 3% वैट भी होता है उसके ऊपर, वो भी इनके पास जाता है। सॉरी सर, ये वाला सर्विसेज वाला सर, ये कैपिटल वाला इनको जाएगा। यस। अच्छा, अब 4 प्रोविंसेस तो हो गए, लेकिन जो बंदा बैठा हुआ इस्लामाबाद में सर्विसेज दे रहा है वो कहाँ जाएगा? सर वो जाएगा एफबीआर। इस्लामाबाद फेडरल टेरिटरी में आता है, ज्यूरिसडिक्शन उसकी फेडरल गवर्नमेंट की बनती है। तो वहां पे जो भी बंदा सर्विसेज देगा तो उसके उसके जो सर्विसेज के अगेंस्ट टैक्स होगा वो कहाँ जाएगा जी? यस, इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी। ये इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट एंड टैक्सेशन नहीं है भाई, ये इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी है, आईसीटी। ठीक है जी, क्लियर बात? तो ये समझ में आ गई बाइफरकेशन। 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं, नमाज अदा करते हैं और उसके बाद रिज्यूम कर लेते हैं क्लास। ठीक है जी, क्लियर होगी जी यहाँ तक बात सबको? कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज आस्क। सब समझ में आ गया? एवरीथिंग? जब मैं पूछूंगा फिर आप लोग बताएंगे नहीं। सर ये जी। एक्ट और उसके बारे में मालूम करना था, ऑर्डिनेंस के बारे में रिपीट करिएगा। अच्छा जी सर। सर मैं ये बता रहा था कि सेल्स टैक्स हमारे पास 2 तरीके के हैं। एक ऑन गुड्स, जिसको डील करता है सेल्स टैक्स एक्ट 1990, ठीक है।
एक है जी सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज। वो सर्विसेज का जो टैक्स है ना, जो सेल्स टैक्स है, वो प्रोविंशियल अथॉरिटीज के पास जाता है। ठीक है, सिंध में एसआरबी, और जी आप सबसे ऑनलाइन वाले पार्टिसिपेंट से गुजारिश है कि काइंडली अपने माइक्स जो है ना वो बंद रखें। कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज हैंड रेस। वदूद साहब मैं आपका क्वेश्चन ले रहा हूँ, जस्ट अ सेकंड प्लीज। तो जो सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज है ना, सर्विसेज पे जो सेल्स टैक्स है वो रेलेवेंट प्रोविंसेस के पास जाएगा। तो उन्होंने कौन सी बॉडीज बना ली थी कलेक्शन के लिए टैक्स की? तो सिंध ने बना ली सर एसआरबी, पंजाब ने बना लिया पीआरए, केपीके ने बना लिया केपीआरए, बलूचिस्तान ने बीआरए, और इस्लामाबाद एफबीआर उसको कलेक्शन कर रहा है। ठीक है जी, क्लियर होगी बात? जी ऑनलाइन पार्टिसिपेंट्स में से किसी का कोई क्वेश्चन था? काशिफ साहब, क्या क्वेश्चन है आपका? अच्छा सर, मेरा काशिफ क्वेश्चन ये था कि जिस तरह आपने बताया कि ये इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है, सेल्स टैक्स एक्ट है, इसके अलावा एसआरओज भी तो होते हैं जो गवर्नमेंट सर हर वो आगे साल चल के नोटिफिकेशन बताऊंगा ना, देती मेन है। कानून तो यही है। अच्छा, सही है, कानून तो ठीक है यही है सर, ना, ठीक है, कानून तो थैंक खत्म नहीं हो जाएगा एसआरओ या किसी नोटिफिकेशन के आने से। जी जी, ठीक है, कानून थैंक यही यू है सर, मेन। थैंक जी ठीक। वदूद आलम साहब। सर मेरा ये क्वेश्चन था कि अब तो इतने साल हो गए हैं, तो फिर ऑर्डिनेंस अभी एक्ट में चेंज क्यों नहीं हुआ? अभी तक सर ऑर्डिनेंस ये ही क्यों एक्ट है? बन चुका है, लेकिन नाम इसका ऑर्डिनेंस ही रहेगा। है ये अच्छा, एक्ट ही, इसका नाम पार्लियामेंट ने इसको ऑर्डिनेंस। पास कर दिया है, तभी ये अभी तक इम्प्लीमेंट है, वरना हम इसको नहीं पढ़ते। ठीक है जी। ओके। इसी तरीके से हमारे पास कंपनीज ऑर्डिनेंस था 1984 का, जो 2017 में जाके रिपील या अबॉलिश हुए, और उसकी जगह पे नया कानून आया कंपनीज एक्ट 2017। था तो वो भी ऑर्डिनेंस, लेकिन असेंबली से पास हुआ था, एक्ट बन गया था। असेंबली से किसी भी कानून का पास होना जरूरी है। ठीक है जी। अब जो बात आपको समझाने की है वो क्या है जी, कि हमने पढ़ना है जी अब इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। क्या पढ़ना है जी? इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 अगर आप देखना चाहते हैं तो क्या करना है जी? आपने आपने जाना है सिंपल जी fbr.gov.pk, और ये आपके सामने नजर आ रहा है ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस पे जाइए, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। ये अभी तक अपडेटेड वाला नहीं आया, थोड़े दिनों में आ जाएगा। तो आपके सामने जी ये आ गया जी इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। इस इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के ऑलमोस्ट कोई 242 सेक्शंस हैं, 242 सेक्शंस। कितने जी? 242 सेक्शंस। और इसके साथ साथ ऑलमोस्ट हमारे पास कोई 14 से 15 शेड्यूल्स हैं। ठीक है, और ये जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के 242 सेक्शंस हैं सर, ये चैप्टर्स में डिवाइड हुए हैं। कितने चैप्टर्स हैं जी हमारे पास? कितने सर? 12 आपके सामने आ गया। 13 चैप्टर्स हैं सर। तो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के 242 सेक्शंस प्लस 15 शेड्यूल्स, और ये सेक्शंस 242 डिवाइड हुए हुए हैं 13 चैप्टर्स में, और ये 13 चैप्टर्स आगे फर्दर कुछ पार्ट्स में डिवाइड हुए हैं। जैसे हम स्कूल में कॉलेज में पढ़ते थे जी चैप्टर नंबर 1, और उसका आता था जी यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 3, और उस एक चैप्टर के कोई 10 यूनिट्स होते थे। इसी तरीके से जो हमारा इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है वो 13 चैप्टर्स, उसके डिफरेंट पार्ट्स कह लें या यूनिट्स कह लें, उसमें डिवाइड। मुझे बताएं कि मैं कहता हूं सर ये है रोस्ट्रम, चेयर्स, ठीक है, लेट सपोज मैं कहता हूं जी घर का कोई फर्नीचर है जी, ड्रेसिंग
बेड, सोफा, डाइनिंग, हैं तो अलग अलग चीजें, लेकिन इसका चैप्टर क्या बनेगा? फर्नीचर। ऐसे ही इसी तरीके से लाइट, फैंस, एसी, क्या बनेगा जी? इक्विपमेंट, इसका जो बनेगा चैप्टर। इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस बनेगा जी। इसी तरीके से चैप्टर्स जो बने हुए हैं वो टॉपिक वाइज उन्होंने इन सेक्शंस को डिवाइड किया हुआ है। कवर हुए हैं यस। तो जो पूरे के पूरे 242 सेक्शंस हैं वो इन 13 चैप्टर्स का ही पार्ट है भाई। ये देख लीजिए आपके सामने, अभी आपको दिखा देता हूँ सही से। चैप्टर 1, इस लॉ की एप्लीकेबिलिटी के बारे में बता दिया जी, कमेंसमेंट के बारे में बता दिए, डेफिनेशंस आ गई और किस कानून को ये ओवरराइड करेगा उसके बारे में बता दी। इसी तरह चैप्टर 2 है जो चार्ज ऑफ टैक्स के बारे में बात कर रहे हैं। चैप्टर 3, टैक्स ऑन टैक्सेबल इनकम, उसको आगे फर्दर डिवाइड कर दिया जी, टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट कैसे होती है, हेड ऑफ इनकम क्या क्या होते हैं, सैलरी है, प्रॉपर्टी है, बिजनेस है। अभी साथ साथ सारे सेक्शन चल रहे हैं, ये चैप्टर्स चल रहे हैं, उनमें सेक्शन उनके नाम चल रहे हैं और ये पेज नंबर्स। वेरी सिंपल। और साथ साथ आपने क्या करना है जी, अपने शेड्यूल्स को जो है आपने वो रेफर करना है। शेड्यूल्स क्या करेंगे जी? मिसाल के तौर पर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में लिखा हुआ है जी सैलरी इज टैक्सेबल, बिल्कुल टैक्सेबल है। सैलरी पे टैक्स पे करना है, कितना पे करना है भाई? ये फर्स्ट शेड्यूल से पता लगेगा। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, टैक्स पे करना है जी, कहां से बताऊं जी? फर्स्ट शेड्यूल से बताऊंगा जी। मैं कहता हूं जी फला फला इनकम मेरी एग्जेम्प्ट है, कहां लिखा है? सेकंड शेड्यूल में। मैं कहता हूं जी मुझे प्रोविडेंट फंड रिकॉग्नाइज करवाना है एफबीआर से, रजिस्टर्ड करवाना है एफबीआर के साथ, सिक्स शेड्यूल। सर ऐसा इदारा बता दें जहां पे चैरिटी करूं तो मुझे उसके ऊपर टैक्स क्रेडिट मिल जाए, 13 शेड्यूल। सर नॉन एटीएल के ऊपर कितना टैक्स हमने ज्यादा इजाफी टैक्स लेना है, एक्सेस टैक्स लेना है, सर 10th शेड्यूल। नॉन फाइलर के ऊपर, नॉन फाइलर मतलब फाइलर का वर्ड हटा दिया गया, उसकी जगह एटीएल और नॉन एटीएल का वर्ड आ गया। एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट और नॉन एक्टिव टैक्स पेयर इस वाले बंदे की बात की जा रही है। पहले ये फाइलर और नॉन फाइलर होता था, अब एक्टिव नॉन एक्टिव आता है। ठीक है जी। तो शेड्यूल से हमें ये सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन जो है वो मिल जाएगी, सिंपल एंड क्लियर। कोई बात यहां तक जो समझ में ना आई हो? जी सर। यस सर बिल्कुल। अभी बजट पास हुआ, चेंजिंग हो गई है, ये फिर चेंज हो गया होगा। अभी अपडेटेड वर्जन इसका एफबीआर वेबसाइट पे अपलोड होगा। चीजें होती है वो अलग से कहीं हाईलाइट होती है रेड कलर में, रेड कलर में हाईलाइट होती है। ठीक है। ऐसे में अगर आपको कुछ दिखाऊं फॉर एग्जांपल, कहीं ना कहीं मुझे नज़र आ जाएगा वो। ये देखें जैसे ये ब्लू में थी, ये ओमिट हो गई हैं, जो ब्लू अगर आपको नजर आया हो पीछे, इसी तरीके से कुछ रेड होती हैं। इन्होंने अपने हिसाब से कलर के हिसाब से जो है ना चीज़ों को मेंशन किया, तो वो आपको पता लग जाएंगी। ठीक है जी बात। तो सर ये इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस अगर आपने देखना है तो यहाँ से देख लीजिए, बुक खरीदनी है तो बुक खरीद लें। अब इसमें बेसिकली जो इस इंस्टीट्यूट के जो फाउंडर है राय बिशारत अली साहब, वो एक पूरी जो एक बुक जो है वो इंशाल्लाह बाय द एंड ऑफ दिस मंथ जो है वो लिख रहे हैं और वो पब्लिश भी हो जाएगी। तो उसके अंदर जो पूरा टैक्सेशन कोड है हमारा, चाहे वो इनकम टैक्स हो, चाहे वो सेल्स टैक्स हो, चाहे वो प्रोविंशियल हो, वो सारी की सारी विद इंटरप्रिटेशन विद एग्जांपल्स उस बुक के अंदर होंगे। यस इसमें इंशाल्लाह। ठीक है जी। अच्छा जी, अब
क्या देखना है जी हमने अब देखनी है बात, डिस्कस जो कुछ करना है हमने वो हम कर लेते हैं जी। बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। जो लोग सिर्फ यहां बैठकर सुन रहे हैं, घर जाएंगे भूल जाएंगे। लिख लीजिए प्लीज, चीजों को लिख लें। ये फाइल तो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, बट स्टिल जैसा भी आपको समझ में आ रहा है अपनी समझ के मुताबिक चीजों को लिख लें, ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम ना हो। ITO इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001, ठीक है जी। क्या है जी, सबसे पहले पढ़ लेते हैं जी हेड्स ऑफ इनकम। कितने हेड्स ऑफ इनकम है हमारे पास? 5। कौन कौन से? Sir, इनकम फ्रॉम सैलरी, income from business, इनकम income फ्रॉम प्रॉपर्टी, property, income from business, इनकम फ्रॉम बिजनेस, income from capital gain, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स, income from And- other source, इनकम फ्रॉम other source. अदर सोर्सेस। कितने हो गए जी हमारे पास ये? 5. 5। of salary, property, business, other than सर ये आपके सामने, मैं इसको जरा जूम कर दूं। सैलरी, प्रॉपर्टी, बिजनेस, गेन्स एंड other sources. यस। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस कह रहा है कि जब भी किसी इंडिविजुअल को, किसी एओपी को, किसी कंपनी को कोई इनफ्लो होगा, पैसा रिसीव होगा, ठीक है, तो इन 5 हेड में से किसी एक में हो सकता है, किसी 2 में हो सकता है, किसी 3 में फॉल कर जाए। डिपेंड करता है कि इनफ्लो आ कहां से रहे। इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी किसी बंदे को किसी किस्म की कोई इनकम जनरेट होगी, तो उसने क्या करना है, इन्हीं 5 बॉक्सेस में से किसी एक में वो पैसे डालने हैं। सोर्सेस ऑफ इनकम सैलरी है, तो सर सैलरी से में एंटर कर देंगे। सोर्सेज ऑफ इनकम अगर प्रॉपर्टी से आ रहे हैं तो क्या करेंगे जी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। अब ये इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी जो आ रहा है, ये कौन सी प्रॉपर्टी इनकम होगी, रेंटल या सेल परचेज? रेंटल। तो यहां पर जो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी आएगी वो रेंटल इनकम आएगी, जो आपको आपकी प्रॉपर्टी से रिसीव हो रही है। नंबर 3, अगर आप कोई कारोबार कर रहे हैं, चाहे आप मैन्युफैक्चरर हैं, चाहे आप ट्रेडर हैं, चाहे आप सर्विस सेक्टर के अंदर हैं, उन गुड्स को, उन सर्विसेज को सेल करने के अगेंस्ट जो पैसा आपको रिसीव हो रहा होगा वो कहां जाएगा? बिजनेस। इसी तरीके से अगर आपके पास कोई कैपिटल एसेट हो, गाड़ी, घर, फ्लैट, प्लॉट, शेयर्स, गोल्ड, उसको आपने खरीदा, खरीदने के बाद आपने उसको थोड़ा होल्ड किया एंड देन आपने उसको सेल कर दिया, तो सेल करने पे जो आपको गेन होगा, जो प्रॉफिट होगा, वो कहां जाएगा? कैपिटल गेन। तो बंदा कहते जी मैंने 2010 में प्लॉट लिया था 15 लाख का, आज है जी 1 करोड़ का, तो सर उसे गेन कितने का हुआ अगर उसने सेल करेगा 1 करोड़ में? 85 लाख रुपीस। सर वो 85 लाख रुपीस उसका कैपिटल गेन का पार्ट। 7 is was something different, what are the, उसका किसी से अब कोई फायदा नहीं उसको पढ़ने का। सर ये बड़ी लंबी डिबेट है, कैपिटल गेन मैं आपको बताऊंगा। शॉर्ट आंसर इज 2 एग्रीमेंट्स बनते हैं, एक फेयर मार्केट वैल्यू, एक एफबीआर वैल्यू।
दोनों पैसे, दोनों इनकम रिपोर्ट करेगा, दोनों की दोनों इनकम रिपोर्ट करेगा, सैलरी भी बताएगा, बिजनेस भी बताएगा। यस, नहीं, बिजनेस का तो सेक्शन 18 है और ऊपर सैलरी का सेक्शन 149 है, वो विदहोल्डिंग का सेक्शन आप बता रहे हैं, ठीक है। तो इनकम फ्रॉम बिजनेस भी बताएगा, सैलरी भी बताएगा। ऐसा नहीं है कि अगर कोई बंदा सैलरी कमा रहा है और वो बोले कि जी मैं सैलरी कमा ली है मैंने तो मैं बिजनेस नहीं कर सकता, कर सकते हैं। ये पांचों काम भी किसी एक बंदे के रिटर्न में हो सकते हैं, ये पांचों काम भी किसी एक बंदे के रिटर्न में हो सकते हैं। एक बंदा जिसकी सैलरी है वो पैसा उठाता है, स्टॉक में लगा देता है, शेयर सेल परचेस करता है, गेन नहीं हो सकता, कहाँ जाएगा? गेन में। सर उसके बाद प्रॉपर्टी भी है, रेंट पर दी हुई, रेंटल जो आ रहा है वो कहाँ जाएगा? इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में जाएगा। इसी के साथ साथ सर क्या होगा जी, अगर वो शाम में आके फॉर एग्जांपल कोई पैसिव इनकम जनरेट करने के लिए कोई बिजनेस कर रहा है तो क्या होगा जी, ये फ्रीलांसिंग कर रहा है, इनकम फ्रॉम बिजनेस का पार्ट है। अदर सोर्सेस के अंदर सर मैं आपको सिर्फ 3-4 चीजें फिलहाल बता देता हूँ, वैसे तो मैं आगे पढ़ना है। डिविडेंड्स आ जाते हैं, आपके बैंकिंग का जो प्रॉफिट है वो आ जाता है, प्राइस बॉन्ड की इनकम आ जाती है, ठीक है जी, ये सारी चीजें इस पे आ जाती है। क्लियर होगी जी बात? ऑनलाइन पार्टिसिपेंट्स कोई मसला यहाँ तक? जी उस्मान साहब आपने हैंड रेस किया हुआ है। सर ये फाइलर और नॉन फाइलर को कैसे करेंगे, क्योंकि तकरीबन पाकिस्तान में हर बंदा टैक्स पे कर रहा है जीएसटी के फॉर्म में आगे पीछे, तो फाइलर और नॉन फाइलर कैसे हम निकालते हैं? फाइलर नॉन फाइलर कैसे निकालते हैं, मतलब समझा नहीं आपकी बात। मतलब फर्क क्या होता है दोनों में, कि वो उनमें जो नॉन फाइलर होते हैं वो क्या ऐसा कर रहे होते हैं कि हम उनको नॉन फाइलर के नाम से जान रहे होते हैं? अच्छा जी, सर इनका क्वेश्चन ये है कि जी फाइलर को फाइलर क्यों कहते हैं, नॉन फाइलर को नॉन फाइलर क्यों कहते हैं, आखिर वजह क्या है? भाई गवर्नमेंट कहती है कि जो बंदा भी, अभी मैं आपको सेक्शन 114 पढ़ा देता हूँ, उस थ्रेशोल्ड में आ जाएगा जो कहता है कि जी आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है, तो वो हर साल क्या करेगा जी, एक फॉर्म जमा करवाएगा गवर्नमेंट के साथ विद इन द ड्यू डेट, जिसे हम रिटर्न कहते हैं, उर्दू में गोशवारे कहते हैं। रिटर्न के साथ साथ हम डिक्लेरेशन भी कहते हैं, हम वो चीज़ें अपनी डिक्लेयर करते हैं, वो पैसा, वो इनकम, वो एसेट जो हमने पूरे साल खरीदे बेचे, या जो इनफ्लोज आउटफ्लोज हमें हुए होते हैं, वो हम गवर्नमेंट को डिक्लेयर करते हैं, सबमिट करते हैं। तो जब वो बंदा कोई विद इन दैट ड्यू डेट या आफ्टर ड्यू डेट और पेइंग विद सरचार्ज सबमिट कर देता है गवर्नमेंट को, बता देता है कि मेरे पास ये एसेट ये इनकम है, तो सर उसे हम क्या कहते हैं जी, वो बंदा जो उसके बरक्स से काम नहीं करता उसे हम क्या कहते हैं जी, फाइलर। और नॉन फाइलर का वर्ड आज से 3-4 साल पहले इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में इसके सब्स्टिट्यूट दे दिया गया है, एक्टिव एंड नॉन एक्टिव। अब कहा जाता है जी एक्टिव टैक्स पेयर या नॉन एक्टिव टैक्स पेयर, सिंपल एंड क्लियर। समझ आ ठीक गई है जी सर, बात? बहुत शुक्रिया। चले जी आगे चलते हैं जी। सर इन पांचों हेड से जो मुझे इनकम होगी उसे मैं क्या कहूंगा? सही बात है गलत बात है? ऐसा ही है। मैंने लाख रुपए यहां से कमाए, सॉरी मैं इसको कर देता हूं, 5 लाख यहां से कमाए, 1.5 लाख यहां से कमाए, 3 लाख मैंने बिजनेस से कमाए, 50,000 मैंने कैपिटल गेन से कमाए, 50,000 रुपये मैंने सर अदर सोर्सेस से कमाए। टोटल किया तो मेरे पास क्या अमाउंट आ गई सर? 10.5 लाख। ये मेरी क्या है, सही किया गलत किया? सही। इनकम बता रहा हूं ना, ये मेरी 5 लाख सैलरी इनकम है, ये प्रॉपर्टी, ये बिजनेस है, ये गेन है, ये अदर सोर्सेस है। इन पांचों का जब सम करूंगा तो ये क्या होगा, टोटल इनकम ही होगा ना, ऐसे ही है। तो मुझे ये बताएं क्या मैं इस टोटल इनकम के ऊपर टैक्स पे करूंगा?
क्यों? सर 10,50,000 रुपए टैक्सेबल है या नहीं है? कैसे नहीं? कैसे नहीं है? जैसे 5 लाख का स्लैब सैलरी का है ही टैक्स का, 6 लाख से शुरू होता है, 6 लाख से 12। ये ले सर, अब यहाँ पे शुरू टैक्स आ गया। ये ले सर। अब आप कह रहे हैं कि जी इस पर मैं टैक्स पे होगा, ठीक है जी। फर्ज कर लें ये किसी एक ऐसे बंदे का रिटर्न है, ये उस बंदे के रिटर्न की फिगर्स हैं जो बंदा सारा का सारा काम कैश में करता है, ना कोई कंपनी उसका टैक्स काटती है, ना कोई वेंडर उसका टैक्स काटता है, किसी बंदे ने कोई टैक्स उसका नहीं काटा। 1 मिनट के लिए अज्यूम कर ले, इसका मतलब ये जो पूरे 17.5 लाख रुपए हैं इसके ऊपर किसी किस्म की कोई विदहोल्डिंग नहीं हुई। क्या अब ये इस टोटल इनकम पे टैक्स पे करेगा? मैं कह रहा हूं इसको सैलरी मिली, रेंट मिला, बिजनेस से इसने कमाया पैसा, कहीं पर भी इसकी विदहोल्डिंग नहीं हुई, मतलब इसको पेमेंट करते वक्त किसी ने भी टैक्स नहीं काटा इसकी इनकम में से, सारे पैसे इसको कैश में मिले और 100% इसको पेमेंट की गई। क्या ये अब 17.5 लाख रुपए पे टैक्स पे करेगा या नहीं? कौन लेगा? सर आई थिंक सर कुछ पे करेगा, कुछ कुछ पे इनकम नहीं करेगा टैक्सेबल सर। नहीं होती है। सर जिस तरह सैलरी है सैलरी पे होगा सर, क्योंकि 6 लाख तक जो है सैलरी पे जीरो है। 6 लाख के बाद जो 1 लाख बचता है 1 लाख पे टैक्स अप्लाई होगा सर। और सेम इज द केस सर इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी जो है सर 3 लाख तक प्रॉपर्टी मतलब कोई टैक्स नहीं है 3 लाख का। तो 3 लाख से ऊपर जो रेंटल पे टैक्स आते हैं सर। अच्छा समझ गया सर, मैं आपकी बात, मैं समझ गया हूँ सर, आपकी बात समझ गया हूँ। सेम इज द मेरा तो केस सर क्वेश्चन था कि मैं इस टोटल इनकम पे टैक्स पे करूंगा या नहीं। मेजॉरिटी कह रही है जी करेंगे। जी जी बिल्कुल सर ठीक है। करेंगे सर, बिल्कुल नो करेंगे। बिल्कुल नहीं बिल्कुल सर। सर करेंगे सर। सैलरी पे तो करेंगे सर। मैं कह रहा हूं एज पर द लॉ मैं टोटल इनकम पे टैक्स पे नहीं करूंगा, टैक्सेबल इनकम पे करूंगा, जो कॉन्सेप्ट मैं समझाना चाहता हूं। मैं टोटल इनकम पर कभी भी टैक्स पे नहीं करूंगा, न सिस्टम कैलकुलेट करेगा। सिस्टम किस पे कैलकुलेट करेगा? अब हो सकता है इसमें से मेरी कुछ इनकम एग्जाम्प्ट हो सकता है कुछ चीजें डिफरेंट हो, लेकिन यहां पर एक और ट्विस्ट है। मुझे बताएं कि मैं 3 में ऐसा क्या फिगर ऐड करूं कि मेरे पास आंसर 7 आ जाए। और इसी तरीके से मैं टोटल इनकम में ऐसी क्या एडिशन या सब्ट्रैक्शन करूं कि मैं टैक्सेबल इनकम पर चला जाऊं? बताइए। सर टैक्स एग्जेम्प्ट इनकम को हम माइनस कर लेंगे। ठीक है सर, कह रहे हैं जी कि जो एग्जेम्प्ट इनकम होगी हम उसको माइनस कर। और कोई जी टैक्स का सब्जेक्ट किस किसने पढ़ा है या पेपर दिया हो कभी? किसी ने नहीं दिया? टैक्स सर आप लोगों ने दिया होगा लास्ट ईयर में, इलेक्टिव तो नहीं लिया आप लोगों ने? ओके हाँ जी। एक बात याद रखिएगा, टोटल इनकम में से मैं एक यहां पर टर्मिनोलॉजी लिख रहा हूं जी, उसको माइनस करूंगा तो मैं टैक्सेबल इनकम पर आ जाऊंगा। ये किस बला का नाम है? ये अब आपको मैंने बताना है। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस कह रहा है कि भाई ये तुम्हारी टोटल इनकम है, उसमें से तुम क्या माइनस करो?
डिडक्टेबल अलाउंसेस। तो जो अमाउंट तुम्हारे पास बचेगी वो क्या होगी तुम्हारी टैक्सेबल इनकम। ठीक है, मैं सिर्फ अभी आपको समझाने की गर्ज के लिए मैं इसमें से 2.5 लाख रुपए माइनस कर देता हूं। अभी मैं नहीं बता रहा कि डिडक्टेबल अलाउंसेस क्या है। ठीक है, तो मेरे पास टैक्सेबल इनकम कितनी आ गई सर? 15 लाख। अब मैं इस पे क्या पे करूंगा जी? टैक्स। ये मेरी क्या हो जाएगी जी? टैक्स लायबिलिटी। मैं कहता हूं मुझे टैक्स पे करना है, लेट सपोज इस पे 2 लाख रुपए। कितना जी? कितनी बन गई जी टैक्स लायबिलिटी? 2 लाख। आप कहते हैं सर इसमें से मेरा विदहोल्डिंग माइनस करें, जो मेरे सैलरी पे कट गया, बिजनेस पे कट गया, डिफरेंट टैक्स कट गए। मैंने कहा जी कर लेते हैं विदहोल्डिंग टैक्स माइनस। मैंने कहा जी कितने जी? आपने कहा सिर्फ 50,000 रुपीज जो है वो टैक्स डिडक्ट हुआ है मेरा एट सोर्स। आपने उसके मुझे सर्टिफिकेट से चालान दे दिए। अब आप कहते हैं सर अब जो अमाउंट बचेगी उसके ऊपर हम क्या पे करेंगे जी? टैक्स। ऐसे ही है, 2 लाख टैक्स था, 50,000 रुपए एट सोर्स कट गया, तो रिमेनिंग कितना बचा सर? 150। सही जी। तो मैं क्या करूंगा? मैं इसकी पेमेंट करूंगा नहीं करूंगा? नहीं करूंगा। इसमें से मैं लेस करूंगा टैक्स क्रेडिट। क्या लेस करूंगा जी? टैक्स क्रेडिट। ये जो मैं आपको कहानी बता रहा हूं ना, इसको रट लीजिएगा। रिटर्न ऑफ इनकम की जो कंप्यूटेशन का पेज होता है ना, वो यही बात आपसे कर रहा होता है कि पांचों हेड से जो इनकम आएगी वो क्या बनेगी जी? उसमें से क्या माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा जी? उसके ऊपर क्या कैलकुलेट होगी? उसमें से एडजस्ट क्या करेंगे? फिर आपके पास दोबारा रिमेनिंग अमाउंट आएगी, फिर उसमें से क्या माइनस करेंगे? अब इसके बाद जो मेरे पास अमाउंट आएगी ना पेमेंट की, वो मेरा नेट पेबल टैक्स होगा। सिंपल एंड क्लियर सर, सिंपल एंड क्लियर। अब पहले इसको ना A+B द होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला था ना, तो बगैर समझे सोचे हम लोगों ने रट लिया था। रट लें जी इसको, फिर मैं आपको समझाऊंगा पीछे कहानी की। ये जो मेथड मैंने आपके सामने रखा है पूरा कंप्लीट, इस मेथड को हम कहते हैं जी, मैं आगे लिख देता हूं, सर नॉर्मल टैक्स रिजीम। सर डिडक्टेबल अलाउंसेस किस इदारे के पास जाते हैं? सर वेट तो करें ना, अभी तो डिडक्टेबल अलाउंसेस बताया ही नहीं मैंने आपको। अब इसे नहीं, फॉर्मूला देख लें जी प्लीज। जी इसे हम क्या कहते हैं जी? नॉर्मल टैक्स रिजीम। कन्वर्ट कर सकते हैं मिनिमम टैक्स रेजिम में। कन्वर्ट नहीं कर सकते सर। वो तो कोई ऑर्डिनेंस है। ऑर्डिनेंस के अंदर ही है ना 3 रिजीम से, नॉर्मल, मिनिमम, फाइनल। ये भी मैंने आपको नॉर्मल बता दी। मिनिमम क्या है वो बताऊंगा आहिस्ता आहिस्ता। तो पहली क्लास में ना बहुत सारे लोगों को डाइजेस्ट नहीं होगा सर, कल आधी क्लास खाली बटी हुई है, तो वो चीजें समझानी जो समझ में आ जाए आहिस्ता आहिस्ता। सर बिल्कुल बताऊंगा। ये जो आपके सामने कैलकुलेशन ये मेथड रखा है, इसे हम क्या कहेंगे? नॉर्मल टैक्स रिजीम में आपके पास टोटल इनकम आएगी, उसमें से डिडक्टेबल अलाउंसेस को माइनस करोगे, टैक्सेबल इनकम आएगी, उस पर जो टैक्स कैलकुलेट होगा उसमें से विदहोल्डिंग को एडजस्ट करोगे, फिर उसमें से क्रेडिट को भी माइनस करोगे, तो जो आपके पास एक अल्टीमेट एक फिगर आएगी वो आपने टैक्स पे करना है। क्लियर होगी बात?
ये आपको पता होना बहुत जरूरी है। ये इंटरव्यू के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंटरव्यूअर कहते हैं जी नॉर्मल टैक्स रिजीम क्या होती है, जो बताइए बात यही बता देना। 5 heads of income, total income, less deductible allowances, taxable income, less withholding and less tax credit। ये जो कंप्लीट मेथड मैंने आपको बताया है सर, इसे कहते हैं नॉर्मल टैक्स रिजीम। रिजीम मेथड को कहते हैं बेसिकली। क्लियर होगी जी बात? कोई मसला किसी को यहां तक? अब हमने, अगर ऑनलाइन पार्टिसिपेंट्स में किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो मैं आगे चलूं। डिडक्टेबल अलाउंसेस किस इदारे के पास जाते हैं? अरे भाई आप सवाल ही नहीं कर रहे हैं, वही तो आ रहा हूं। टेंशन क्यों ले रहे हैं आप? डिडक्टेबल आंसर्स आपको बताऊंगा। मैं नहीं बगैर बताए भाग रहे हैं यहाँ से। डिडक्टेबल आंसर्स क्या नहीं होते जी? गुलरेज साहब। सर ये जो फॉर्मूला आपने अभी बताया है इसको नॉर्मल टैक्स रिजीम कहते हैं। यस एग्जैक्टली सर। ओके ओके। हमें बेसिकली एनटीआर में या नॉर्मल टैक्स रिजीम में ये देखना है ना कि टैक्स कैसे कैलकुलेट होगा। तो सर ऐसे कैलकुलेट होगा, सिंपल एंड क्लियर। ये जो नॉर्मल टैक्स रजीम है सर, कह रहे थे मिनिमम टैक्स रजीम, एक होती है प्रिजम्पटिव या फाइनल टैक्स रजीम। ये क्या है? ये टैक्स कैलकुलेशन करने के मेथड्स हैं। तो पहला मेथड मैंने आपके सामने रख दिया। अब जो समझने की बात है, वो समझने की बात जो है ना सर, वो ये है कि हमें ये देखना है कि डिडक्टिबल अलाउंसेस होते क्या है। क्या होते हैं भाई? ऐसी कौन सी चीज है जो मैं अपनी टोटल इनकम में से माइनस कर सकता हूं? ऐसी कौन सी चीज है सर जो मैं अपनी टोटल इनकम में से माइनस कर सकता हूं? ये किस चीज का नाम है जी? नहीं सर, नहीं सर। यस, पहली चीज। मेडिकल अलाउंस। नहीं सर, मेडिकल भी नहीं, ज़कात। डोनेशन डायरेक्टिव अलाउंसेस का पार्ट नहीं है, जस्ट ज़कात। अभी मिल जाएगा आपको, अभी बताता हूँ। अभी आप जैसे मेरी पूरी बात सुनेंगे तो प्रूफ आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कहां से आएगा। सर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस कह रहा है जी डिडक्टेबल अलाउंसेस आप अपने टोटल इनकम में से माइनस कर सकते हैं। तो पहला डिडक्टेबल अलाउंस है जी ज़कात। वो ज़कात जो आप अपने रिश्तेदारों में, जो मुस्तहिक लोग हैं उनमें जो ज़कात के मसारिफ हैं बेसिकली, जो अगर उन लोगों में बांटते हैं और खुद जाके उनको दे देते हैं तो वो ज़कात एक्सेप्टेबल नहीं है। यस, वो ज़कात जो अभी मैंने एक कानून ऊपर लिखा था, ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस, 1989 का ऑर्डिनेंस कानून है ये। इस कानून के तहत अगर आप ज़कात पे करते हैं, किसको? गवर्नमेंट को, वो ज़कात जो है आपको उसके ऊपर क्या मिलेगा जी? डिडक्टेबल अलाउंस, माइनस करने की इजाजत। इसका मतलब क्या हुआ? जो मैं ज़कात अपने किसी रिश्तेदार को दे रहा हूं, किसी मुस्तहिक को दे रहा हूं, किसी जरूरतमंद को दे रहा हूं, किसी इदारे में जाके दे रहा हूं, वो ज़कात ज़कात नहीं है। वो ज़कात जो बैंक डिडक्ट कर लेगा मेरे सेविंग अकाउंट से 2.5% के हिसाब से, अगर मैंने डिक्लेरेशन जमा नहीं कराया सर, वो ज़कात वैलिड ज़कात है इसके लिए, क्योंकि वो अंडर दैट ऑर्डिनेंस डिडक्शन हो रही है। और वो ज़कात सीधी कहां जा रही है? सरकार के पास। और ऐसी सरकार को ज़कात देने का आपको डबल सवाब मिलेगा। ठीक है जी। तो अगर आप ज़कात पे कर देते हैं गवर्नमेंट को सर, तो आपके पास पूरा ऑप्शन है कि आप रिटर्न के वक्त वो आपको जो सर्टिफिकेट देगा बैंक, आपको ज़कात डिडक्शन का सर्टिफिकेट जो देगा, प्रूफ की जो आप बात कर रहे थे, उसको देखते हुए आप अपने रिटर्न ऑफ इनकम में टोटल इनकम में से कितना % माइनस कर सकते हैं जी? हाँ जी। नहीं, आपने लेट्स सपोज 2 लाख रुपए ज़कात पे कर दी और आपकी इनकम है 17.5 लाख, तो आपके टोटल इनकम में से 2 लाख माइनस करेंगे या 50% या कितना करेंगे?
100% अमाउंट जो सर- ज़कात की अमाउंट आपके बैंक से कट गई, वो टोटल आपने अपनी टोटल इनकम में से माइनस कर लेनी है। सर अगर हम किसी और चैरिटी इदारे को दें ज़कात तो फिर अरे क्या? सर वेट तो करे ना सर, यहाँ तो उससे निकलने दे मुझे, एक चीज से तो निकलने दें, क्योंकि वो अलग टॉपिक है टैक्स क्रेडिट का। शरीयत की नज़र में आप ज़कात किसी इंडिविजुअल को दें, किसी इदारे को दें, चाहे वो इदारा हॉस्पिटल हो, चाहे वो कोई एनजीओ हो, कुछ भी हो, वो ज़कात है। लेकिन गवर्नमेंट के लिए इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के पर्पस के लिए ज़कात सिर्फ वही है जो गवर्नमेंट को गई है थ्रू बैंक, सिंपल एंड क्लियर। और जितनी भी कटी है ना ज़कात आपके बैंक से, वो पूरी की पूरी ज़कात अपनी अपनी इनकम में से माइनस कर सकते हैं। तो बेसिकली ये टैक्स प्लानिंग का पार्ट है, टैक्स सेविंग के लिए। 17.5 लाख रुपए मेरी इनकम बन रही थी, मैंने साल में 2 लाख रुपए की ज़कात दे दी, 17.5 पे टैक्स बन रहा था 3 लाख, 2 लाख जब माइनस किए 17.5 में से, तो 15-50 पर टैक्स बन रही थी 2.5 लाख, 50,000 रुपए की सेविंग हो गई गवर्नमेंट को टैक्स देने से। इसमें ये क्या जाता है कि ज़कात तो अब गवर्नमेंट हकदार नहीं है उस सिनेरियो में, तो क्या ये चैलेंजेबल फैक्ट है? सर इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, इस्लामिक शरीयत के तहत ज़कात कलेक्शन की जो अथॉरिटी है ना, वो गवर्नमेंट के पास है। ये बात आप रिसर्च कर लीजिएगा। लेकिन यहाँ पर माशाल्लाह गवर्नमेंट की ईमानदारी की वजह से लोग उनको ज़कात देना पसंद नहीं करते। वो कहते हैं बहुत ईमानदार हैं, ये पैसा हमारा हम ही पे खर्च कर देते हैं, तो हम इनको नहीं देंगे, हम किसी और पे खर्च करेंगे। अनफॉर्चुनेटली सर, पाकिस्तान में नाम तो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, लेकिन जो लॉज एप्लीकेबल हैं, जो हमारा लीगल स्ट्रक्चर है, वो सारा का सारा वो ब्रिटिश कॉलोनियल सिस्टम का है। वो कोर्ट्स छोड़ के जो गए थे, जो सिस्टम छोड़ के गए थे, हमने बस वहां पे बंदे चेंज कर दिए, दैट्स इट। सिस्टम चेंज नहीं किया। एग्जैक्टली उसकी पीछे राइट है, लेकिन इसके पीछे जो बेसिक जो फंडामेंटल थिंग है ना, वो कॉलोनियल सिस्टम है जो वो छोड़ के गए थे एज इट इज। और रेलवे का जो ट्रैक डाल के गए थे भाई, आज भी वही डला हुआ है। तो आप रेलवे को तो छोड़े, उन्होंने तो कुछ भी नहीं चेंज किया। आप बहरहाल बात कहीं से कहीं चली जाएगी। तो ज़कात आप जो पे कर रहे हैं, जो बैंक से डिडक्ट हो रही है, वो कहाँ जाएगी जी? डिडक्टेबल अलाउंसेस का पार्ट है, आप उसको अपनी टोटल इनकम में से माइनस कर सकते हैं। टोटल इनकम सर, एक बात याद रखिएगा, डिडक्टेबल अलाउंसेस हमेशा टोटल इनकम में से माइनस होते हैं, इसीलिए कह रहा हूं इसको रट लीजिएगा सर। बैंक के अकाउंट में 5 लाख जी, 5 लाख के ऊपर 2.5% के हिसाब से जो ज़कात की जो रिस्ट्रिक्शन होती है, वही अकाउंट यस एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसे ही। क्लियर होगी जी बात सबको? सर जितने भी ये डिडक्टेबल अलाउंसेस और बाकी पेमेंट्स हैं, वो अपनी टोटल इनकम में से माइनस करके उस हिसाब से कम टैक्स दे सकते हैं। यस एग्जैक्टली सर, यही बात मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ। जब मैं टोटल इनकम में से माइनस करूंगा डिडक्टेबल अलाउंसेस को, जो कि ज़कात है पहला नंबर, तो आप बिल्कुल क्या कर सकते हैं जी? माइनस कर सकते हैं। सर ज़कात ज़कात की भी लिमिट्स होती हैं सर 2.5% ही ना, और क्या है? सर बेसिकली लिमिट बाय द लॉ है कि 50,000 से ज्यादा ऐसा नहीं कर सकते कि आप सैलरी से ज्यादा अपनी ज़कात डिक्लेरेशन क्लियर कर दें। मेरे ख्याल से 50,000 या 100,000 सर वो ऑब्वियसली जाहिर बात है, अगर कोई बंदा 15 लाख कमा रहा है तो 15 या 16 लाख की तो ज़कात नहीं देगा, तो उस पर तो क्वेश्चन खड़ा हो जाएगा ना, ये पैसे कहाँ से आ गए तुम्हारे पास? तो 60 लाख भी कमा रहा हो, लेकिन उसे 50,000 या लाख ही दे सकता है इसमें चार्जेबल। वो ज़कात अनुशर ऑर्डिनेंस देखना पड़ेगा, वो खैर बार एक अलग टॉपिक है। लेकिन वो अमाउंट जो आपके अकाउंट से डिडक्शन हो जाएगी, वो कितनी होगी जी? वो आप यहाँ पर टोटल आके माइनस कर सकते हैं। हमें उसकी टैक्स इंप्लीकेशन पढ़नी है, हमने उसका टैक्स का प्रोविजन देखना है कि टैक्स क्या कहता है उसके बारे में। क्लियर है जी बात? आप ज़कात कितनी है, कौन बैंक किस हिसाब से काट रहा है, कितनी काट रहा है, क्यों काट रहा है, सब दूसरी बात है। हमें देखना है उसका टैक्स पे इम्पैक्ट किया जाएगा। क्लियर जी? सर्टिफिकेट जो दे देगा बस उस पर करना।
नंबर 2, वर्कर्स वेलफेयर फंड या फिर वर्कर्स प्रॉफिट पार्टिसिपेशन फंड। जिसे हम सादा जबान में कहते हैं जी WWF एंड WPPF। क्या है जी ये दोनों को बता सकते हैं? जी चैरिटी। अभी पीपीएफ फंड से कोई भी कंपनी को प्रॉफिट में जाती है वो अपना 5% प्रॉफिट अपने डिस्ट्रीब्यूट करेगी। यस, उसका एक फंड बनाएगी, उस फंड में डिपॉजिट करेगी। यस सर, ये बेसिकली इंडिविजुअल्स के ऊपर अप्लाई नहीं होता, ये बिजनेस के लिए। कंपनीज हैं, चाहे वो लार्ज स्केल बिजनेस है, चाहे वो एओपी पे हो या कंपनी पे हो, वो क्या करते हैं, वो अपने वर्कर्स के वेलफेयर के लिए एक फंड बनाते हैं। इसका पूरा एक कानून है हमारे पास, वर्कर्स वेलफेयर फंड ऑर्डिनेंस हमारे पास 1960s का कोई है। इसी तरीके से वर्कर्स प्रॉफिट पार्टिसिपेशन फंड हमारे पास प्रोविंशियल लेवल के ऊपर कुछ कवानीन है। तो कंपनीज क्या करती हैं, अपने एम्प्लॉयज की वेलफेयर के लिए वो फंड्स बनाती हैं और कुछ कंट्रीब्यूशन जो है एज पर द लॉ जो वहां पे डिक्लेयर है वो वहां डाल देती है। यस एग्जैक्टली सर, वो वहां एंटर कर देती है जी। और उसके बाद जब वो कंपनी अपना रिटर्न फाइल करती है, वो बिजनेस जब अपना रिटर्न फाइल करता है, तो उसका जो टोटल इनकम आती है रिटर्न में, वो जो प्रॉफिट आ रहा होता है, वो उसमें से इस अमाउंट को माइनस कर सकता है। कितना परसेंट कर सकता है जी? 100%। इंडिविजुअल लेवल के ऊपर इसकी प्रैक्टिकलिटी या प्रैक्टिकल एक्सपोजर देखा जाए तो इट इज वेरी लेस, बट कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, जो बड़ी कंपनीज है, तो वहां पर इसकी इंप्लीमेंटेशन बिल्कुल आपको नजर आएगी। इज दैट क्लियर? हाँ मैं कर देता हूँ सर। कंपनीज को बाउंड किया हुआ इन कुछ कवानीन के तहत, वर्कर्स वेलफेयर फंड है हमारे पास, ऑर्डिनेंस है, वर्कर्स प्रॉफिट पार्टिसिपेशन एक्ट है हमारे पास, सिंध में अलग है, डिफरेंट जगहों पे अलग है। उसके तहत कंपनी बाउंड होती है कि वो एक फंड बनाए, किसके लिए? वर्कर्स के लिए, एम्प्लॉयज के लिए, और उसमें अपने प्रॉफिट से वो पैसा डाले। जाहिर बात है, कंपनी अपने प्रॉफिट से पैसा डाल रही है तो उसके ऊपर उसको कोई बेनिफिट तो मिलना चाहिए। तो वो बेनिफिट क्या है? वो बेनिफिट ये है कि वो उसको अपनी टोटल इनकम में से माइनस कर सकती है। कौन? कंपनी या बिजनेस? एग्जैक्टली, ताकि उसका टैक्स कम हो जाए, क्योंकि वो लोगों की वेलफेयर के लिए काम करी ना अपने एम्प्लॉयज के लिए, तो उसके अगेंस्ट गवर्नमेंट उसको क्या दे रही है जी? बेनिफिट दे रही है। सिंपल एंड क्लियर। वो पीएफ एक अलग कहानी, एक अलग कहानी जी। सर देखें, WPPF अराउंड, ये 5 सही कह रहे हैं सर, 5% का प्रॉफिट का ज्यादा है, और वर्कर वेलफेयर फंड भी अराउंड इतने के करीब ही जाता है, 4 से 6% के दरमियान। ये फेडरल लेवल के ऊपर है, ये आपका जो है WPPF आपका प्रोविंशियल लेवल के ऊपर। ठीक है जी। तीसरी बात क्या है जी? एजुकेशनल एक्सपेंसेस। भाई किसके एजुकेशनल एक्सपेंसेस? वर्कर्स के बच्चे नहीं भाई, अपने बच्चे। वर्कर्स के बच्चों भी नहीं करना, अपने बच्चों का खर्चा जो आप उठा रहे हैं, ये इंडिविजुअल लेवल के हिसाब से बात करो जी। ये एजुकेशनल एक्सपेंसेस वाली जो कहानी है, ये किसी कंपनी बिजनेस पे नहीं, ये इंडिविजुअल के लिए है, नेचुरल पर्सन के लिए है। अगर वो अपने बच्चों का, अपने डिपेंडेंट्स का खर्चा उठा रहा है, किसका? एजुकेशन का, तो उसको गवर्नमेंट कह रही है कि हम आपको इजाजत देते हैं कि आप वो खर्चा अपनी इनकम में से माइनस कर जी। नहीं, वो उसमें ज्यादातर सर आपकी जो स्कूल की फीस हो गई, कॉलेज की फीस हो गई, ट्यूशन फीस हो गई, एग्जैक्टली सर, वही इसके अंदर आएगा जी। तो अब गवर्नमेंट कह रही है कि जी के लिए कर सकते हैं, सॉरी, कोई फाइलर अपनी एजुकेशन के लिए अगर कोई स्पेंड करता है तो वो इसमें अलाउ है, या सिर्फ चिल्ड्रन होंगे? सर कौन सवाल कर रहा है, पहले तो ये बताए। सर मैं ऑनलाइन बात कर रहा हूँ, वदूद बात कर रहा हूँ। वदूद साहब, कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज हैंड रेस किया करें।
और सॉरी पहले मैं उस्मान साहब ने हैंड रेस मिस किया हुआ है, पहले मैं उनको एड्रेस कर लूं फिर आपको एड्रेस कर जी दूं। जी उस्मान साहब। सर ये जो वर्कर वेलफेयर को फंड जाता है ये आपकी अपनी कंपनी के बंदों को ही जाता है या फिर यस। गवर्नमेंट कहती है कि आपने भाई हमारे फलाना इदारे के बंदों को देना है? नहीं नहीं सर, अपनी कंपनी के बंदों को जाता है, दूसरों को क्यों जाएगा, अपनी कंपनी के बंदों को जाता और इसके लिए आपको प्रॉपर कोई सर्टिफिकेशन या कोई प्रूफ बनाना होता है या फिर बस आप है। ओवरऑल ऑब्वियसली बता सर, दे ये कि भाई ये मैं। एज अ ट्रस्ट रजिस्टर्ड होता है, एक फंड क्रिएट होता है, ये रजिस्ट्रार इसको बनाता है, ये एज ए इसकी फिर एग्जेम्पशन लेनी पड़ती है, इसका बड़ा लंबा प्रोसेस होता है। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। ठीक है जी। आप वदूद साहब क्वेश्चन करें, क्या कह रहे हैं आप? क्या आप भी कह रहे हैं कि कोई फाइलर बंदा क्या अपने एक्सपेंसेस के ऊपर ये क्लेम कर सकते हैं, एजुकेशनल एक्सपेंसेस के ऊपर? द आंसर इज नो। यस मैंने स्टार्टिंग में बता दिया कि ये काम कौन कर सकते हैं जी, ये पेरेंट्स कर सकते हैं। अपने बच्चों के जो एजुकेशन के अखराजात कर रहे हैं, ये उनके लिए है, जाती एजुकेशनल एक्सपेंसेस के लिए ये काम नहीं होगा। ठीक है जी। सर चिल्ड्रन का वर्ड यूज हुआ है इसके अंदर। अब अगर आपने फॉर एग्जाम्पल कोई अडॉप्टेड चाइल्ड है या अगर अपने पेपर वर्क पूरा किया हुआ है, कोई आपके किसी के गार्जियन है, सर्टिफिकेट है, अगर आपके पास सर डिग्री है तो फिर गो फॉर इट, नो प्रॉब्लम। ठीक है जी। गुलरेज साहब। सर इससे जो अगर WPPF से जो इनकम होगी एम्प्लॉयज को वो टैक्सेबल होगी? नहीं नहीं, उस पर नहीं होता सर। ठीक है जी। अच्छा जी, अब इनको कितना परसेंट मिलेगा जी? 100%? नहीं भाई, इनको 100% नहीं मिलेगा। इनको बोला कि जी आपको एक फॉर्मूला दे दिया है, उस फॉर्मूले की 3 कंडीशंस हैं। उस फॉर्मूले की 3 कंडीशंस हैं। क्या है जी 3 कंडीशंस? पहली चीज, 25% ऑफ द ट्यूशन फी। नंबर 2 क्या होगा जी? सॉरी, मिस्टेक, 5% ऑफ द ट्यूशन फी। नंबर 2, 25% ऑफ द टैक्सेबल इनकम। एंड नंबर 3, 60,000 multiply by number of children। सर अगर कोई इमरजेंसी है तो प्लीज आप बाहर देख लें, वहां जाके कॉल पे बात करो। 60,000 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ चिल्ड्रन। अच्छा बट इसमें एक सवाल जी। अगर जैसे ट्यूशन फीस के ऊपर SRB लगा हुआ है और टैक्स मैंने पे किया हुआ है, विथहेल्ड हुआ है, तो वो मेरा इसमें सेल्स टैक्स इनकम टैक्स से कोई ताल्लुक नहीं है, इससे कितना? कोई ताल्लुक नहीं। ठीक है। अब ये जो मैंने 3 बातें आपके सामने लिखी हैं, ये मैंने अपनी तरफ से नहीं लिखी भाई, ये कानून में लिखी हुई है, दिखा भी दूंगा अभी। एक एग्जाम्पल बना लेता हूं जी। फॉर एग्जाम्पल, एक बंदा है जी, उसने जो ट्यूशन फी पे की है पूरे साल, वो पे की है लेट सपोज 3 लाख रुपए। तो 3 लाख का 5% कितना हुआ? 3 लाख का 5% 15,000। एक कैलकुलेशन तो मैंने ये कर ली सर। दूसरी कैलकुलेशन जी, मैं कहता हूं मेरी इनकम है लेट सपोज 15 लाख रुपए, तो 15 लाख का 25% कितना होगा? 3,75,000। और लास्ट इज 60,000 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ। अब उस बंदे के जितने भी बच्चे होंगे भाई, उसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है 60,000 से। मैं अज्यूम कर लेता हूं जी 2 बच्चे जी, कितने हो गए जी? 1,20,000।
ग्रे एरिया में ये नंबर ऑफ ये नहीं लिखा हुआ कि आप स्कूल गोइंग हो या फॉर एग्जांपल अगर किसी टीम में से तो स्कूल जाते नहीं जाता, तो सर जो जाएगा उसी का तो क्लेम करेंगे, जो नहीं जाता उसकी फीस कहाँ से लेंगे आप? जो बच्चा आपका जा ही नहीं रहा स्कूल तो उसकी तो बात ही नहीं हो रही यहाँ पे। सर तो किसी के अगर 4 बच्चे हैं, वो चारों ही अगर बड़े हो गए गलती से, तो स्कूल तो जाएंगे सर वो, या नहीं जाएंगे? जी 60,000 फिक्स है भाई। अगर किसी बंदे के 4 बच्चे हैं तो मैंने मान लिया सर 4 में से 2 छोटे होंगे 2 बड़े होंगे, लेकिन वो 2 भी तो कभी बड़े होंगे। फिर एक टाइम आएगा कि वो चारों जा रहे होंगे। जब तक जो नहीं जा रहा, तो साल में आप क्लेम नहीं कर सकते सर जो जिस बच्चे के आप एक्सपेंसेस क्लेम कर रहे होंगे उसी के कीजिएगा। अब मिसाल के तौर पर क्वेश्चन आपका वैलिड है। अगर किसी के 4 बच्चे हैं, मैं एग्जांपल ले लेता हूं, और मैंने यहाँ पे सिर्फ 2 का मल्टीप्लाई किया, क्यों? क्योंकि 2 स्कूल गोएंगे और 2 छोटे हैं जी, अभी भी नहीं जा रहे। तो जब कोई तीसरा जाने लगेगा तो तीसरा ऐड कर दीजिएगा, चौथा जाने लगेगा चौथा कर दीजिएगा। क्लियर होगी जी बात सर? 25% टैक्सेबल इनकम यस, टैक्सेबल इनकम तो कैलकुलेट की टोटल इनकम डायरेक्टली हो जाएगी सर। तो सर फिर यहाँ पर हम टैक्सेबल इनकम कैसे देखिए, पहले पूरी वर्किंग कर लेंगे, ठीक है? अगर इस एजुकेशनल एक्सपेंसेस के अलावा कोई डिडक्टेबल अलाउंस होगा उसको माइनस कर लेंगे। उसके बाद जो फिगर आएगी टैक्सेबल इनकम की, उसका 25% लेंगे। डिपेंड्स के हम कितना ये हमारे ऊपर है या इसके ऊपर कोई रूल्स एंड रेगुलेशन है कि आप या ये हमारी चॉइस है कि कोई भी इसमें सर ऐसा होता तो क्या ही बात होती। यही तो आपको कैलकुलेशन समझानी है। एफबीआर कह रहा है कि भाई, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस कह रहा है जो इसमें सबसे कम होगा, लो होगा, वो अपनी टोटल इनकम में से माइनस कर लीजिएगा। विच एवर इज लोअर वो आप माइनस करेंगे सर। विच एवर इज लोअर। अगर हम अपनी चॉइस कर लेते तो सर क्या ही बात थी सर। ये टैक्स के लिए हम चेंज है तो 5% पे सबमिट रहा है, नेक्स्ट टाइम लोग 25 पर लॉन्च हो आ रहा है, वही लेंगे सर। यस, समझ आ गई जी बात? कुछ पता लगा कि क्या किस तरीके से करना है? तो सर ये 3 चीजें डिडक्टेबल अलाउंसेस के अंदर आ रही हैं। यस, जो भी अमाउंट आएगी ना वो पूरी आपने एज इट इज यहां कर दिया। अब बच्चे की फीस तो जमा कराई थी सर 3 लाख रुपए, उसमें मिला कितना? 15,000। सर ये वाला बंदा नुकसान में ही है, लेकिन इसके अंदर एक और ट्विस्ट है। ये एजुकेशनल एक्सपेंसेस के ऊपर डिडक्टेबल अलाउंस क्लेम कौन कर सकता है? जिसकी टैक्सेबल इनकम 15 लाख से कम होगी। वो बंदा जिसकी एनुअल इनकम 15 लाख से कम है सर, उसको यह फायदा मिलेगा, बाकी किसी को नहीं मिलेगा। जी सर, वो लोग जिनकी इनकम 15 लाख से कम है पूरे साल की, सर सिर्फ और सिर्फ वही लोग क्या करेंगे जी, इसका क्लेम उनको मिलेगा। ये मेरे और आपके करने की बात नहीं है, जब मैं सिस्टम आपके सामने ओपन करूंगा ना ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लेगा। दोनों पेरेंट्स हमारे तो कौन क्लेम? हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन जो मैंने भी बताना था। कोई एक बंदा एक बंदा जो उसकी फीस पे कर रहा हूं। अब ये नहीं आपने मिसेस को बोला भाई तुम भी कर लो मैं भी कर लेता हूं। वो कर रही है, वो भी मैं कर रहा हूँ,
और जितना वो कर रही है उसके उनका वहां लिख दें, जो 2 आपके कर रहे हैं आप उनका यहाँ करो। हाँ, ट्रांसपेरेंसी हो जाएगी। किसके दरमियान, एफबीआर में या मियां बीवी के दरमियान? हाँ हाँ, तो ये ट्रांसपेरेंसी सर होना जरूरी है। ये कानून में बात लिखी हुई है कि एक कोई बंदा ये काम करेगा, लेकिन इनकम उसकी कितनी होगी। फिर आपने टैक्स प्लानिंग क्या करनी है, आपने देखना है कि मेरी इनकम कम है या मिसेस की इनकम कम है। जिसकी इनकम कम है उसके अकाउंट से पैसे करवाना शुरू कर दें। सर उसको फिर शादी करनी पड़ेगी और उसके 1-2 बच्चे होंगे तो फिर वो ये काम करेगा। सर यहाँ लिखा हुआ है एजुकेशन एक्सपेंसेस ऑफ चिल्ड्रन, सिर्फ बच्चों की, अपने लिए नहीं। आज मैं जाके अगर कहीं एडमिशन ले लेता हूं और अपना खर्चा खुद बेयर करता हूं, सर मुझे नहीं मिलेगा। आप करते हैं, नहीं मिलेगा। अगर मैं अपने बच्चे के लिए या आप अपने बच्चे के लिए काम करते हैं, उनके एक्सपेंसेस बेयर करते हैं एजुकेशन के, तो सर फिर आपको ये काम मिलेगा। सरकारी गवर्नमेंट देश में होती है और सरकारी सर्टिफिकेट पे आते जाती है और वो टिकट की क्लेम करते हैं। वो क्या करते हैं? वो टिकट्स जो है वो की क्लेम करते हैं। सर वो तो एक अलग कहानी है ना, सर वो शाफिया की बात वो बेसिकली सर देखें अलग कहानी है। मैं सिर्फ आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि अगर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में डिडक्टेबल अलाउंसेस की कहानी लिखी हुई है, तो हमें सबसे पहले ये पढ़ना है इसकी एलिजिबिलिटी क्या है। तो इसकी एलिजिबिलिटी यही है कि आप सिर्फ एजुकेशनल एक्सपेंसेस अपने बच्चों के क्लेम कर सकते, अपने नहीं कर सकते। ठीक है जी, वो भी पूरे नहीं कर सकते। वो भी आपके सामने जो है 3 कंडीशंस है, तीनों को कैलकुलेट करने के बाद जो भी आपका जो है लोअर साइड आएगी वो आपने अपने डिडक्टेबल अलाउंसेस से माइनस कर, सिंपल एंड। तो सर ये सारी बातें जो मैंने आपको बताई हैं ये मैंने अपनी तरफ से नहीं बोली, ये इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में लिखी हुई है। ये इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का सेक्शन 11 है। सर जी जी सर। सर अगर किसी बंदे की एनुअल इनकम 15 लाख से ज्यादा है तो वो किसी भी टाइप का क्या कहते हैं डिडक्टेबल अलाउंस क्लेम नहीं कर सकता या फिर सिर्फ एजुकेशनल वाला? सिर्फ एजुकेशनल वाला नहीं कर सकता, बाकी कर सकता है। थैंक यू सर। ठीक है जी। मोहम्मद शहाब साहब, शहाब जी। मिस अलीशा फातिमा। और इसमें whichever is lower का क्या मतलब है? विच एवर इज लोअर का मतलब है मैडम कि इन तीनों में से जो सबसे लो है, कौन सा लो है, 15, 375 या 120, जो इन तीनों में से जो सबसे लो है वो आप माइनस करेंगे अपनी टोटल इनकम में से एजुकेशनल एक्सपेंसेस के ऊपर। जी गुलरेज साहब। सर ये आपने जो कंडीशन 2 बताई है वो है 25% ऑफ टैक्सेबल टैक्सेबल इनकम, इनकम। इज इट यस टैक्सेबल इनकम या टोटल इनकम? टैक्सेबल इनकम सर। तो टैक्सेबल इनकम तो हमारी डिडक्टेबल अलाउंसेस के बाद ही निकलेगी, तो वो किस तरह से तो डिटरमाइन सर इस एजुकेशनल एक्सपेंसेस को भी कैलकुलेट करने से पहले आपकी टैक्सेबल इनकम निकल सकती है ना। सवाल ये है, जो कंफ्यूजन हो रही है 25% टोटल का है टैक्सेबल का है। अब एक एग्जांपल कर लीजिए, मैं कहता हूं जी मेरी सैलरी इनकम है लेट सपोज 12 लाख रुपए, राइट। मैंने जक़ात पे कर दी है लेट सपोज 50,000। कितना हो गया जी? चलो 2 मिनट, इसको मैं कर देता हूं सर 16 लाख, इसको कर देता हूं जी 150, राइट। मेरी टैक्सेबल इनकम कितनी आ गई? 14,50,000 रुपए। सर अब मैं एलिजिबल होंगे एजुकेशनल एक्सपेंसेस के लिए। अब मैं जाके क्या करूंगा, मैं इस एजुकेशनल एक्सपेंसेस का क्लेम ले लूंगा। समझ आ गई जी बात। अब आप कहते हैं सर ज़कात तो मैंने पे की, इसके साथ साथ मैंने 2 लाख रुपए फीस भी पे की है बच्चे की, ठीक है। तो कर दीजिए, कितना बना जी? पहली कंडीशन क्या थी? ट्यूशन फी का 5%, कितना बना? 10,000। टैक्सेबल इनकम का 25%, टैक्सेबल इनकम कितनी है? 14,50,000 रुपए, मल्टीप्लाई बाय 100 और 60,000 मल्टीप्लाई बाय 2। तीनों में से सबसे लो कौन सा है? आप ये 10,000 अब सर यहां से आके माइनस कर दीजिए, अब आपको इतना बड़ा बेनिफिट मिल जाएगा। क्लियर होगी जी सर बात?
जी सर, एक और सवाल है वो जी अगर आप क्रेडिट कार्ड से एजुकेशनल पेमेंट कर रहे हैं और क्रेडिट कार्ड स्पाउस के नाम पे, तो क्या मैं तो फिर स्पाउस इसको क्लेम कर सकती है। अच्छा, जिनके अकाउंट से हो रहा है वो ही क्लेम कर सकते जी सर। जी अकील कादिर साहब। जी अस्सलाम वालेकुम सर। मेरा ये सवाल है कि जो हमारी हाँ, पे है उसमें मेडिकल अलाउंसेस भी शामिल होते हैं, कन्वेंस अलाउंसेस, एचआरए भी होता है, जी जी अडाग रिलीफ भी होते हैं। तो जो जी सैलरी का कौन सा पोर्शन हमने वो वहाँ पे डालना है टोटल में? ग्रास सर, इनकम वो इंशाल्लाह डालनी है ताला हम या यहाँ पढ़ेंगे आफ्टर? सर। सर ये बड़ा लंबा हाँ, टॉपिक है, इंशाल्लाह हम इनकम फ्रॉम सैलरी को कंप्लीट पढ़ेंगे। अच्छा ठीक। ठीक है जी, वो अभी जी टॉपिक है ठीक। नहीं। जी हाफिज MZ। जी सर, ठीक है, जी हाफिज अंडरस्टैंड साहब कर लिया मैंने। जी करिए जी, जी, ओके चले। सर। भाई ओके जी उस्मान अल्हम्दुलिल्लाह, साहब। जी आई अंडरस्टैंड। सर ये डिडक्टेबल अलाउंस सिर्फ उनके लिए अप्लाई होगा जो पांचों इनकम से अपनी जिनकी इनकम पांचों जगह से आ रही है, या फिर वो करेंगे, या हर बंदा करेगा ये? हर बंदा कर सकता है सर, एवरी इंडिविजुअल, चाहे एक सोर्स ऑफ इनकम हो, चाहे दो हो, पांच हो, चार हो, जो भी हो। ठीक है। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, तो मैं आपको बता रहा था सेक्शन 11 है ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, सेक्शन 10 ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, टोटल इनकम, सेक्शन 60 ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस से ऑनवर्ड्स आगे दो तीन सेक्शंस और होंगे। सेक्शन 9 टैक्सेबल इनकम, अब मैंने नेक्स्ट आपको बताना है जी टैक्स क्रेडिट, वो इंशाल्लाह ताला मैं आपको कल बताऊंगा। तो सेक्शन भी मैंने आपको बता दिए। फिर ये एक्सेल की फाइल अपलोड होगी हमारे सिस्टम सर पे? बिल्कुल आपको मिल जाएगी, बिल्कुल मिल जाएगी। अभी कैलकुलेट करना नहीं सिखाया, अभी सिर्फ एक एजम्पशन बेसिस के ऊपर हमने इसको ली एबिलिटी। ठीक है जी। तो कैसी रही जी आज की क्लास आपकी? कुछ समझ में आई बात? काफी एक्सीलेंट। सारी बातें मैंने आपको बता दी हैं। पीछे एक हमारे पास रहेगा जी टैक्स क्रेडिट, वो पढ़ेंगे। और फिर हम कल टैक्स ईयर के बारे में पढ़ेंगे, रेजिडेंशियल स्टेटस के बारे में पढ़ेंगे, कुछ 114 सेक्शन का रेफरेंस देखेंगे, एंड देन फिर हम इंशाल्लाह ताला इनकम फ्रॉम सैलरी की तरफ मूव कर जाएंगे। सर तो कोई इम्पैक्ट आता है आपकी? नहीं सर, एक बात याद रखिएगा, आप जब टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट कर रहे होते हैं तो उसको रिड्यूस करने के लिए अगर आप पर्सनल एक्सपेंसेस डालना चाहते हैं, वो आप वेल्थ स्टेटमेंट में तो डालेंगे, बट उसका कोई इम्पैक्ट टैक्स के ऊपर नहीं आएगा। सर साथ के सिंपल साथ है जी। रिटर्न को भी कनेक्ट कर लेते हैं। सर वो अभी कर नहीं सकता, कल इंशाल्लाह करूंगा, बिल्कुल 100% ओके करूंगा। ओके ये जो बातें आज आपको एक्सेल पे बताई हैं, कल आपको रिटर्न पे परफॉर्म करके बताऊंगा कि उसका क्या कैलकुलेशन कैसे चल रही है वहाँ। सर, हम ठीक है। लोग भी अपने इनकम के हिसाब से रिटर्न अपना रेडी कर लें। हाँ इतनी जल्दी नहीं होगा सर, थोड़ा सा हौसला रखना पड़ेगा आपको। कोई 5 6 7 क्लासेस जाने दें, सैलरी को चैप्टर खत्म होने दें, वेल्थ स्टेटमेंट जाने दें, फिर अपने केस के ऊपर जो है काम कीजिएगा। अभी टाइम है, इंशाल्लाह मैं बहुत पहले कवर करवा दूंगा आपको सैलरी। थैंक यू ठीक है सर। सर, मैं बस ये लास्ट एक ऑनलाइन वालों का क्वेश्चन ले लूं, फिर उसके बाद मैं इसको वाइंड अप कर। जी जहीम साहब। जहीम जी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सर। सलाम। सर मुझे काइंडली बताइएगा कि ये जो बच्चों की एजुकेशनल जो हमारी फीस वगैरह होगी, इसकी हमें कोई प्रूफ, एजुकेशनल यस, पेमेंट का पे प्रूफ स्लिप्स या कोई आपके पास होनी सर्टिफिकेट? चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए सर, बिल्कुल होनी चाहिए, एविडेंस होना चाहिए आपके पास। थैंक यू ठीक है जी। यहाँ किसी का कोई क्वेश्चन है? जिन जिन के हैं वो बैठे रहे, बाकी सब फ्री है मेरी तरफ से। ठीक है जी, थैंक यू जी। मिस अलीशा फातिमा।
सर हमें ये रिकॉर्डेड लेक्चर मैडम आपकी आवाज मुझे सही नहीं आ रही है। हमें ये रिकॉर्डेड लेक्चर शेयर होंगे? यस ये आज रिकॉर्डेड लेक्चर बिल्कुल मिल जाएगा आपको। ओके सर। जी गुलरेज साहब आपने हैंड रेस किया हुआ है। सर आप एक्सेल शीट दिखा सकते हैं वो लास्ट का जो उसका था ये ले सर। एजुकेशनल। और किसी का क्या क्वेश्चन है? जी मुक्तदिर आजम साहब। जी सर, मैंने ये पूछा था कि यहाँ पे टैक्स इवेजन का क्वेश्चन करना अभी जरूरी है बाद में? सर बता दें, हो सकता है कुछ रेलेवेंट हो तो पूछ बता देता हूँ आपको। जी पूछिए। लेट से डिडक्टेबल अलाउंसेस में मतलब कि मेरा यहाँ पे एक सवाल ये बन रहा है कि यहाँ पे टैक्स को अवॉइड किया जा सकता है या नहीं? सर पॉसिबल नहीं है। अगर देखें एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न तो आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन बाद में अगर कोई नोटिस रिसीव हो जाता है तो फिर आप उसको कैसे जस्टिफाई करेंगे? ठीक हो गया, ठीक हो। आई जस्ट हैड कंफ्यूजन, तो मैं इसलिए बस पूछ रहा देखें एट द वेरी स्पेसिफिक मोमेंट जब आप रिटर्न फाइल कर रहे होंगे आप कुछ भी कर सकते हैं। आप 1 रुपया भी दिखा सकते हैं, आप 1 करोड़ भी दिखा सकते हैं, बट आंसर इज कि आप उसको जब अगर आप इन फ्यूचर अगर आपको कोई नोटिस आता है तो आपने उसको कैसे डिफेंड करना है। तो उस नोटिस की उसको डिफेंड करना है, जो जस्टिफिकेशन देनी है उसकी तैयारी तभी होती है जब आप रिटर्न फाइल कर रहे होते हैं। जी ठीक है, थैंक यू। ठीक है जी, थैंक यू जी। और किसी का क्वेश्चन? जी शाह साहब। हेलो जी शाह साहब, आप सबका कोई क्वेश्चन नहीं है? जी आपका क्या क्वेश्चन है हेलो भाई? ओप्पो CPS 2125। जी बोले। सर मैं सुन रहा हूँ, प्लीज क्वेश्चन कीजिए, क्या क्वेश्चन है आपका? सर आप मेरी बात सुन रहे हैं? बिल्कुल सर, मैं आपसे ही बात मुखातिब हूँ। जी जी सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि जो आपने एजुकेशनल एक्सपेंसेस की बात की तो ये अगर बच्चा गवर्नमेंट स्कूल में गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में होगा या प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में होगा, दोनों के लिए ही होगे? सर कहीं भी हो, गवर्नमेंट में हो, प्राइवेट में हो, ट्यूशन में हो, मदरसे में हो, जहाँ भी हो। और इसकी कोई प्रूफ वगैरह हमारे पास होने चाहिए, बिल्कुल वो होना हम जरूरी अपलोड है, करें? यस बिल्कुल होना जरूरी है। ठीक है जी, ओके, थैंक यू। बट अपलोड नहीं करना जरूरी, बट आपके पास होना जरूरी है, ठीक है। ओके जी। शाह साहब आपने फिर हैंड रेस कर दिया, अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज बताएं। आपकी आवाज हमें नहीं आ रही, आप अपना माइक अनम्यूट कीजिए एंड देन प्लीज। जी मैथ्यू। सर पूछना था मैथ्यू कि साहब। जी सर मैंने पूछना था विद होल्डिंग टैक्सेस जो है विद होल्डिंग क्या है? होल्डिंग टैक्सेस टैक्स सर ईयर वेट करें, मैथ्यू साहब 2027 का सुनने दीजिए मुझे। टैक्स ईयर 2027 में विद होल्डिंग टैक्सेस सैलरी से और वेंडर से ये हमें मिल सकते हैं स्लैब सर रेट मैं से? थोड़ी सी जो बात आपका समझा, आपको रेट्स चाहिए विद होल्डिंग के? जी सर। मैं भेज देता हूँ सैलरीज ग्रुप जी में। जी ग्रुप में मैसेज कीजिएगा, मैं आपको टैक्स कार्ड भेज दूंगा, ठीक है। सर ग्रुप में मैसेज कर नहीं सकते, एडमिन कर सकते वो मैं ओपन करवा देता हूँ, नो प्रॉब्लम, हैं? ठीक है। थैंक यू थैंक यू। जी शाह साहब, सर इनको जरा प्लीज टैक्स कार्ड का मैं भेज देता हूँ, नो प्रॉब्लम, ठीक है। थैंक यू। शाह साहब कोई क्वेश्चन है तो प्लीज, वरना मैं वाइंड अप करूँ उसको। चलें जी, थैंक यू वेरी मच।